नमस्कार, सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो गए। आज से हम अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हमने नवंबर का जो करंट अफेयर है अपनी एमसीक्यूज के माध्यम से, इनफैक्ट सारा जो कंटेंट हम इम्पोर्टेंट हो सकता था उन सब कंटेंट के माध्यम से हम करा चुके हैं। तो फटाफट से जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, आ जाइए। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से क्लास में आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास हम शुरू करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, प्रियंका जी, लखन जी, संजय जी, कोमल जी, गिरधारी जी, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लेंगे, इसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य के ऊपर। उसके बाद हम कुछ चर्चित जो स्थान है उनकी बात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लेंगे। इस तरीके से हम आज की क्लास हमने शेड्यूल करी है। तो आई होप कि आप लोग जो है अभी पढ़कर आए होंगे। वैसे आज सैटरडे है? अब कल क्या करोगे आप लोग? विश्राम करोगे ऐसे? आज सैटरडे है तो कल क्या करने वाले हो? विश्राम। तो याद रखना, मैं हमेशा बोलती हूँ गिरधारी जी, ग्रुप एस आर प्ले विद सागर, उषा जी, ब्लेजर गेमर, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डेड देखते हैं आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 2 फरवरी 2025 को आपकी परीक्षा है, तो तैयार है ना आप सब लोग? मैं कह रही थी कि आज सैटरडे है, ठीक है, कल क्या है? संडे है। तो कल हम क्या करने वाले हैं? विश्राम करने वाले हैं? नहीं जी, विश्राम नहीं करना है। ये इस वीक जितनी भी आपकी क्लासेस आई है, 1 आ की क्लासेस आई है 1-1 घंटे की, उन सभी क्लासेस को एक बार से दोबारा जो है 2x पे या जिस पे भी आप कंफर्टेबल है उसको देखिएगा, एक बार रिवीजन करिएगा कल, है ना? क्योंकि हमें पता है कि जो सूरमा है वो क्या है? जो सूरमा है वो विश्राम नहीं करते, हाँ? सूरमा जो है वो विश्राम नहीं करते बल्कि प्रयास करते हैं। सूरमा विश्राम नहीं करते बल्कि प्रयास करते हैं, और एक बार नहीं बार-बार अभ्यास करते हैं। तो आपको क्या करना है? कल भी इस क्लास का अभ्यास करना है। तो नहीं, अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है? नहीं, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। गुड मॉर्निंग नेहल जी, ठीक है, चलिए। तो आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य में से बात करेंगे, आर्थिक समसामयिकी, उसके बाद योजना मिशन अभियान कुछ देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आज की हमारी क्लास का शेड्यूल ये रहेगा। ये आपको थंबनेल में भी मिल गया था, आपने अच्छे से इसको पढ़ भी लिया होगा। क्लास शेयर कीजिए, अभी क्लास शेयर नहीं हुई है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्थिक समसामयिकी। इसका पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आरएस प्रीलिम्स 2018 में, आरएस प्रीलिम्स 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। संभावना है 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के सदस्यों के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए हैं, या निम्न में से कौन से शामिल हैं? अभी आपको पता है कि एमपीसी के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आपकी, उसके सदस्य जो हैं वो अभी नए बने हैं, रिक्रूट किए गए हैं। तो ये कौन-कौन से आपको बताने हैं, ठीक है? पहला प्रोफेसर राम सिंह, दूसरा सौगात भट्टाचार्य, तीसरा अतुल पनघड़िया, चौथा है डॉक्टर नागेश कुमार। तो जवाब देंगे, देखिए प्रोफेसर राम सिंह बिल्कुल सही है, सौगत भट्टाचार्य बिल्कुल सही है, डॉक्टर नागेश कुमार ये भी सही है, पहला, दूसरा, चौथा। अतुल पनघड़िया नहीं है, इनको सदस्य नहीं बनाया गया, चूंकि पनघड़िया के नाम से हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हों। तो इसका सही आंसर है पहला, दूसरा और चौथा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? और शेयर कीजिए क्लास को, शेयर अभी नहीं हुई है। तो सही आंसर है इसका 1 टू 4। याद रखिए, इस पनघड़िया नाम से आप कंफ्यूज मत होना। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको क्वेश्चन में इसी तरीके से हम दें जिस तरीके से आरपीएससी सोचती है ना? क्योंकि उसे एक कदम सोचने की जरूरत है ज्यादा। तो एमपीसी के बारे में हम बात करें, हमें पता है कि आरबीआई के द्वारा 2016 27 जून 2016 को एमपीसी कमेटी जो है वो बनी थी। इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो आरबीआई से 3 सदस्य रहते हैं, और इसी के साथ जो अन्य अर्थशास्त्री हैं या अन्य सदस्य जो हैं वो 3 रहते हैं। तो इसमें अन्य 3 सदस्यों का जो है वो अभी चयन किया गया है। तो ये करती क्या है? ये जो बेसिकली जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होती हैं, जिनको हम सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उनको निर्धारित करने का ये कार्य एमपीसी करती है। 2016 में एमपीसी बनाई गई थी, ठीक है? इसके अंतर्गत 6 मेंबर होते हैं, 3 तो आरबीआई से, 3 तो गवर्नमेंट इनका निर्धारण करती है, और 3 जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं, ठीक है? तो इसमें 6 सदस्य, 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा, 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा।
आरबीआई 1934 की धारा 45 जेड बी के से जो प्रदत्त शक्तियां हैं उनके आधार पर इनका जो है वो मतलब इनका चयन किया गया है। तो ये याद रखना, 45 जेड बी के अंतर्गत दे रखा है कि एमपीसी में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, पहली सदस्य की बात करूं तो ये हमें पता है कि जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो तो इस एमपीसी समिति के कौन होते हैं, अध्यक्ष। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एमपीसी के सदस्य मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना। इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, और केंद्रीय बोर्ड के द्वारा जो नामित भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये 3 सदस्य तो आरबीआई से होते हैं। ठीक है, ये हमें पता ही है। इसके साथ साथ अभी 3 नए सदस्य जो है वो बनाए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर सकते हैं। प्रोफेसर राम सिंह है, श्री सौगात भट्टाचार्य हैं, नागेश कुमार है। तो हमें राम जी की क्या मिली है, सौगात मिली है कि हम जो हैं वो अब क्या करेंगे, किसी भी नाग से नहीं डरेंगे और एमपीसी कमेटी में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें प्रोफेसर या राम जी की सौगात मिली है कि हम एमपीसी के क्या बने, सदस्य बने, और किसी भी जो नाग जैसा जो व्यक्ति है उससे हम ना डसे जाएं, है ना, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट क्या करनी है, डिसाइड करनी है। तो इस तरीके से आप इन मेमोरी ट्रिक्स के जरिए इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना, शक्तिकांत दास जी जो हैं उनको 10 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर पद से वो रिटायर हो गए, और संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया। ये कौन से नंबर के, 26 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका स्थान लिया है इन्होंने, शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। पहले ये कौन से हैं, 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राम जी, है ना, सौगात जी और नागेश जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और संजय मल्होत्रा। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में भारत सरकार से महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई कौन सा है। ये भी आपकी आर्थिक परिदृश्य है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, संजय मल्होत्रा के रिलेशन, ओके, ठीक है, इसलिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हुडको या रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सही आंसर इसका बिल्कुल बिल्कुल, पंकज जी आप सही बता रहे हैं। नहीं जी, गलत गलत, ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनको हाल ही में महारत्न का दर्जा मिला है। हमें पता है कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न करके 3 जो सीपीएसई हैं वो होती हैं। 3 सीपीएसई जो हैं वो होती हैं। और क्लास को शेयर कीजिए, और लोग जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है ना, बिकम्स द 14th महारत्न सीपीएसई। कौन सी बन गई है, 14वीं महारत्न सीपीएसई बन गई है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो है ये बन गया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और ये जैसे कि हम एरोस्पेस की बात कर रहे हैं, एरोनॉटिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये एरोस्पेस की जो गतिविधियां हैं उसके लिए प्रमुख रूप से कार्य करती है, जैसे हेलीकॉप्टर के लिए, जेट इंजन के लिए, ठीक है, उनके भागों के निर्माण, उत्पादन इत्यादि के लिए कार्य करती है। और इसको यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं उन्हें प्रमुखतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला महारत्न, दूसरा नवरत्न और तीसरा मिनी रत्न। तो मिनी रत्न में 14वीं बनी है ये। ठीक है, और क्या ना, कौन सी है, हाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो हमने कहा एमपीसी के गवर्नर, सॉरी, आरबीआई के गवर्नर कौन बन गए, संजय मल्होत्रा जी। एमपीसी के नए सदस्य कौन है, प्रोफेसर राम, सौगात और नगेश जी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक और क्वेश्चन आ गया है। हम सफर नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना, ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन नहीं है। एक नीति आई है, हम सफर नीति, अब ये किससे संबंधित है, सुना है इसका नाम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले शुरू के दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नीति से क्वेश्चन है,
हो सकता है हल्के-फुल्के क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएँ। तो यह नीति केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को लाई गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा कब आई है? अक्टूबर 2024 को ये आई है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, चलो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सौर ऊर्जा, कचरा पुनर्चक्रण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए ये भी सही है। यह नीति वृद्ध दंपतियों को परिवहन हेतु बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। प्रियंका जी ने क्या दिया है? सही आंसर दिया है कि यह नीति केवल वृद्ध दंपतियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है ना? सभी के लिए है। तो संजय जी ने दिया है सी, गलत हो गई। पूजा आप भी गलत हैं, लखन आप भी गलत हैं, विशाल आप सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। ये जो नीति है वो वृद्ध दंपतियों को परिवहन हेतु बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ऐसा नहीं है, केवल वृद्ध दंपतियों के लिए नहीं है बल्कि ये सभी के लिए है। ऑल इन वन ने डी दिया है। बिल्कुल कोमल आप सही दे रही हैं। ठीक है, तो अब हाईवे पर मिलेंगी घर जैसी सुविधाएं। इसमें एक रेस्ट रूम होगा, बेबी केयर रूम्स होंगे, बेबी केयर क्लीनिंग स्टेशंस होंगे, ईवी चार्जिंग वगैरह की सबकी सुविधाएं होंगी। तो ये केवल वृद्ध के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए। ठीक है, रीना जी ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी और लोगों तक जो है वो क्लास को पहुंचाइए। ये और लोगों तक क्लास जो है वो अभी जा नहीं रही है, तो क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए। अभी जो है क्लास शेयर हुई नहीं है शायद। ठीक है, तो क्लास को जो है वो आप और जगह भी क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले हम देखते हैं हमसफर नीति को। तो मैं पता है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? कि विश्व स्तरीय सुविधाएं जो हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमें उपलब्ध हो, इस पर यात्रा को और आसान, सुरक्षित, आनंददायक बनाया जा सके और इसमें स्वच्छता, परिस्थिति इत्यादि जो रणनीति है वो रखी गई है कि कचरा जो जैसे हमने टॉफ़ी, चॉकलेट खा के हम कई बार सड़कों पे पटक देते हैं, तो वैसा पटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो होगा ये आपको सारी कचरा प्रबंधन इत्यादि की सुविधाएँ जो है वो देगा। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ योजनाओं को लेकर, मिशन को लेकर। यहाँ से जो हम योजनाएँ अभी लेने वाले हैं, कम से कम 1 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ये आपका अक्टूबर का करंट अफेयर्स है, योजनाओं से क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। हेलो, चलिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वेरी इंपॉर्टेंट योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? ये तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थी जो हैं वो इसका आंसर देवेंगे, सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। कितना कर दिया गया है? 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितनी कर दी गई है? 10 लाख। इसकी राशि अभी बढ़ाकर कितनी की गई है बताएं? इसकी राशि अभी बढ़ाकर कितनी करी गई है? 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख? अरे नहीं 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 नहीं, उत्तर देवें। कितनी कर दी इसकी सीमा? हाँ, ऑल इन वन। कुछ लोग सही दे रहे हैं। सही आंसर क्या है इसका? 20 लाख इसकी सीमा कर दी गई है। हमें पता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 4 प्रकार के जो लोन हैं वो बांटे जाते हैं। 4 प्रकार के जो लोन हैं वो दिए जाते हैं। पहला होता है 50,000 तक का, फिर 50,000 से 5 लाख तक का, फिर 5 लाख से 10 लाख तक का, और फिर होता है 10 लाख से। अभी जो तरुण प्लस लाए हैं उसके अंतर्गत हमने कितना कर दिया है? 10 से 20 लाख कर दिया। ये तरुण प्लस है, मैंने कहा। इसके अंतर्गत 4 होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु ऋण दिए जाते हैं, किशोर ऋण दिए जाते हैं, तरुण ऋण दिए जाते हैं। ये तो पहले दिए जाते थे। ठीक है, ये तो क्या है? पहले ही दिए जाते थे। अभी वो तरुण प्लस और लेके आए हैं। क्या लेकर आए हैं? वो तरुण प्लस लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत क्या है आपका? तरुण प्लस ऋण। तो इसमें क्या कर दिया उन्होंने, जहां पर हम देख रहे थे कि वो लोग जो हैं वो शिशु के अंतर्गत तो 50,000 रुपए तक का ऋण दे रहे थे, फिर वो 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तरुण में वो 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दे रहे थे। अब वो राशि तरुण प्लस में 10 से कितनी कर दी है?
20 लाख, 10 लाख से कितनी कर दी है 20 लाख। बस ये समय बचाने के लिए मैं कंटेंट जो है वो कोशिश करती हूँ कि उसको अपन लिख कर देवें। ठीक है, तो सही आंसर क्या है 20 लाख। 10 से कितना कर दिया है 20 लाख। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, इसमें इंक्रीज किया गया है लोन की लिमिट को, कितना कर दिया है 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके अंदर 10 लाख की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है 20 लाख। इसमें हमें पता है कि 3 प्रकार के जो ऋण हैं प्रमुखतः दिए जाते हैं, वित्तीय सहायता जो है वो दी जाती है। और ये जो नई सीमा है वो 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति ले रहा है तो वो इसका लाभ ले सकता है। ठीक है, क्लियर है, अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग, है ना। तो ये 25 लाख वाला कंफ्यूजन क्यों हो रहा था आपको, 25 लाख वाला कंफ्यूजन अब तो नहीं रहेगा ना। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट योजना मिशन आपके सामने आ गया है, विच इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप सबने सुना होगा, ए फॉर आयुष्मान, बी फॉर भारत, पीएम फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाने लगा है, अभी आपको पता होगा, है ना, अक्टूबर से। के तहत किस आयु वर्ग के सभी लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल कवरेज हेतु शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको जिन्होंने तरुण को, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, है ना। ऑल इन वन जी, बताइए 50 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक। गलत बता रही हैं प्रियंका जी, पढ़ के नहीं आया, इसका मतलब अक्टूबर का करंट अफेयर आपने पढ़ा नहीं है ना। किस आयु वर्ग को आयुष्मान वय वंदना कार्ड बांटा जा रहा है, किस आयु वर्ग को बांटा है, 60 वर्ष, 70 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को। याद रखना, गिरधारी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये आयुष्मान जो आपकी जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत अब कार्ड बांटे जाएंगे। कौन से, प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ये कब लाए गए, ये कब लॉन्च किया गया है, ये 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो व्यक्ति 60-70 वर्ष से अधिक है ना, 60 नहीं 70, देखो 60 वैसे रिटायरमेंट की आयु होती है, लेकिन वो सभी को कवरेज देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने 60 की जगह क्या कर दिया 70, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 7 की जगह 70 या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को उनकी आय और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसमें याद रखना है कि यहाँ पर तो उन्होंने एज पूछ ली है ना, कि 70 वर्ष से अधिक होगा उसको फ्री इलाज मिलेगा। तो कितने तक का मिलेगा, याद रखना 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रति परिवार के लिए है, ना कि प्रति व्यक्ति के लिए। ये भी हमें याद रखना है। इसमें 5 लाख रुपए तक का जो वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा वो प्रति परिवार दिया जाएगा। इसमें भी आप कई बार गच्चा खा जाते हैं या गलती कर देते हैं। तो चलिए बताइए, आरबीआई का गवर्नर कौन बनाया, किनको बनाया गया है, संजय मल्होत्रा जी को। एमपीसी की यदि मैं बात करूं तो 3 नए मेंबर कौन से आए हैं, प्रोफेसर राम सौगात और नगेश जी आए हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, जो तरुण प्लस हम लेकर आए हैं, तरुण प्लस में कितनी राशि है, 10 से 20 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड, इसके अंतर्गत जो आयु है वो कितनी है, 70 वर्ष से अधिक, और 5 लाख तक का प्रति परिवार बीमा इसमें होगा। इसी तरीके से सारी चीजें आज की क्लास की साथ हम कोशिश करेंगे कि इनको भी हम याद करते हुए या रटते हुए जाएं। चलिए एक और योजना आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। देखिए, अब तक हमने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को बहुत पढ़ा, बहुत सारी परीक्षाओं में वहां से क्वेश्चन पूछा भी गया। अब एक नई जो लॉन्च हुआ है एक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत वहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला किन राज्यों में रखी गई है। ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक क्या होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो जो हमारे हॉस्पिटल्स होंगे या जो छोटे छोटे हमारे जो भी हॉस्पिटल्स होंगे उनमें हम क्रिटिकल केयर, मतलब वो बहुत ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा, जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी है उनको, तो उनके लिए एक अलग से क्रिटिकल केयर जो रूम है वो बनाए जाएंगे, क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है बनाए जाएंगे। यानी जो गंभीर रूप से व्यक्ति बीमार है उनके लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाना। ठीक है, चलो तो इनकी किन राज्यों में रखी गई है, किन राज्यों में रखी गई है बताएं।
हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु या राजस्थान? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु या राजस्थान? फटाफट उत्तर दें। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु, राजस्थान, यानी राजस्थान तो है। इसीलिए ये योजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें राजस्थान को जो है वो शामिल किया गया है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो कौन से हैं आपका? हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, तमिलनाडु है और राजस्थान इसमें है। यानी यदि मैं बात करूँ पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है ये लाया गया है आपका वैसे तो इसकी घोषणा यदि मैं बात करूँ तो 2011 बारे में की गई थी। देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है, वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना था, उसी का नाम बदलकर जो है अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे जो है वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना कि किस योजना का नाम अब बदलकर पीएम आयुष्मान स्वास्थ्य भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन रखा है। अब संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो क्रिटिकल केयर सेंटर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है ना डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर अब संरचना का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? छोटे छोटे जो है क्लिनिक इत्यादि बनाए जाएंगे, क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे, इत्यादि किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अवसंरचना का क्या किया जाएगा? डेवलपमेंट किया जाएगा। तो सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और राजस्थान, है ना? यही होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, यही है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है कि ये योजना किसका स्थान ले रही है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का स्थान ले रही है। उसका नाम बदलकर अब ये किया गया है। घोषणा इसकी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी और इसको 64,180 करोड़ रुपए दिए गए थे। और ये जो है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उसी का हिस्सा होगी। और इसका उद्देश्य ये है कि हम प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए अवसंरचना डेवलप करें। मतलब सब कुछ है इसमें। हमें चाहे रूम बना मतलब अच्छे-अच्छे क्रिटिकल केयर सेंटर्स बनाने हैं, है ना? जो एक्स-रे इत्यादि की मशीनें इत्यादि हमें जो है वो प्रोवाइड करानी है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएँगी। और ये जो 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएँगे, वो हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, मणिपुर में, तमिलनाडु में और राजस्थान में बनाए जाएँगे। कितना? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में बनाए जा रहे हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। चलिए, एक और योजना आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जुड़े हमारे साथ और अक्षय ऊर्जा के ट्रांसमिशन को सक्षम करना और इस क्षेत्र में आवश्यक भंडारण प्रणालियों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन कब लॉन्च की गई? आजकल इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि हाल फिलहाल में कोई योजना लॉन्च हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो, अक्षय से हम क्या समझ रहे हैं? ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं हो, यानी नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय जो आपका है, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, जिसके अंतर्गत जो है ये अक्षय ऊर्जा के लिए काम किया जाता है। अक्षय ऊर्जा मतलब जिसका क्षय नहीं किया जाता। मतलब कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये किसके अंतर्गत आती है? अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के लिए या राजस्थान में जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है उनके लिए कौन सा नोडल विभाग काम कर रहा है? चलो, मैंने क्वेश्चन पूछा राजस्थान में, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी कार्य कर रही है? कौन सी नोडल एजेंसी कार्य कर रही है? बताएगा कोई भी? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब वही है ना, अक्षय ऊर्जा के लिए कौन सी? नहीं जी, बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं आप। ये बिल्कुल नहीं। हाँ जी, जवाब दें। कौन सी कर रही है? नहीं, इसका ये देखो, ये आपकी आरएएस की, आपकी पीएसआई की, आपकी पटवारी की, आपकी ईओआरओ की, ऐसी कई सारी परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर है RRECL, है ना, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। यस, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड,
निगम लिमिटेड। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चूंकि अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड था इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। तो अक्षय ऊर्जा के ट्रांसमिशन को सक्षम बनाने के लिए यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपकी यदि मैं बात करूं तो बायोमास ऊर्जा, इस प्रकार जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसको सक्षम बनाने के लिए जो आवश्यक भंडारण प्रणालियां विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत योजना लाई गई है। कब लाई गई? आपकी 14 अक्टूबर 2024 को। 14 अक्टूबर 2024 को, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ, राजस्थान में जो नवीन एवं, मैं कह रही हूँ कि केंद्र सरकार का या केंद्र में जो नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है उसने राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन का आकलन कितना किया है कि हमारी सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? चलो बता दो फटाफट, कितना बताया? ये क्वेश्चन भी आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ है। मैंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट। याद रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता, ठीक है। तो सौर ऊर्जा से, अक्षय ऊर्जा से यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पीछे नहीं हटना, ठीक है। बहुत बढ़िया बता रहे हो आप, मतलब पढ़े हुए हो। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन आया है, ये आया है 14-15 अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर आप लिखना। 2 दिन की कार्यशाला थी जो कि नई दिल्ली में हुई थी। इसके अंतर्गत 2 दिवसीय ये विचार सागर मंथन हुआ और उसके बाद जो है राष्ट्रीय विद्युत योजना का शुभारंभ जो है वो किया गया था 14 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है कि वर्ष 2030 तक हम 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? अक्षय ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा इत्यादि स्थापित करने के उद्देश्य से सीईए यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श करके ये योजना जो है वो शुरू की है। तो याद रखेंगे आप कि ये जो योजना है 14 अक्टूबर को शुरू हुई है और इसका प्रमुख उद्देश्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत 2030 तक यदि मैं बात करूं तो 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो इस स्कीम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए पीछे मत रहना। कब लॉन्च हुई, क्या उद्देश्य है? 2030 तक का, 2032। और अक्षय ऊर्जा आपको समझ में आनी चाहिए कि जिस ऐसी ऊर्जा इसका क्षय नहीं होता। यहाँ से मुझे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगता है कि आपके आरएस प्रीलिम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। योजना में भंडारण प्रणालियों को भी ध्यान में रखा गया है। जैसे 37 गीगावाट की जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां हैं या 31 गीगावाट के जो पंप भंडारण संयंत्र हैं, उन्हें नवीनीकरण ऊर्जा के साथ विकसित किया जाएगा। ये कथन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए पीछे नहीं हटोगे, नहीं हटना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, इसका तो सब लोग जवाब देंगे, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कितने आकांक्षी जिलों के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जिला संस्करण लॉन्च किया है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, आपको पता होना चाहिए कि सरकार की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें इस योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया ये पीएम गति शक्ति योजना है क्या? हमें पता है कि इसके अंतर्गत कुछ नए औद्योगिक गलियारे जो है वो बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत सड़कों को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा, यानी हमारी जो बिल्कुल उनको गति दी जाएगी एक तरीके से, ठीक है। औद्योगिक गलियारे जो है बनाए जाएंगे, उनको गति दी जाएगी, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसका सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 27 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इसका सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो हमें पता है बीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर, मैं कह रही हूँ अब जो भी परीक्षाएं हो रही है ना आपकी वर्तमान में, चाहे पशु परिचर और ये सारी, उन परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे का 2 लाख किलोमीटर का इंटीग्रेटेड नेटवर्क इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। रेलवे व्यापार में ज्यादा सुविधा देने के लिए 600 मिलियन टन की कार्गो हैंडलिंग जो है वो की जाएगी, बिल्कुल। वन सिटी वन ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसमें 35,000 किलोमीटर के गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। तो एक कथन में से क्वेश्चन हो सकते हैं, नेशनल हाईवे 2 लाख किलोमीटर,
रेलवे व्यापार 1600 मिलियन टन के कार्गो, कार्गो मतलब जिनमें सामान ढोया जाता है ना, मालगाड़ी की तरह। वन सिटी वन ग्रिड के अंतर्गत 3500 किलोमीटर के गैस पाइपलाइन, 35,000 किलोमीटर के गैस पाइपलाइन। इसके साथ साथ इसमें एक आ गया कि हम 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी डेवलप करेंगे। तो ये सारे चीजें जो हैं वो आपको कथन में पूछी जा सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कहा गया है कि हम 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप करेंगे जो कि 25,000 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जो कि आपके 25,000 एकड़ क्षेत्र में जो है वो फैले हुए होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार का 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। देश भर में इसमें कहा गया है कि कुल 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स भी बनाए जाएंगे। सरकार ये कह रही है कि हम पूरे देश में कुल 109 फार्मा क्लस्टर्स भी बनाएंगे, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर्स भी या मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें कहा गया है कि 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड इत्यादि हम बनाएंगे। तो याद रखना, ये सारे क्वेश्चन आपके कथन में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली पीएम गति शक्ति योजना की यदि हम बात करते हैं, जिसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान आया है, ये भी योजना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें की जाएंगी। चलिए, तो अक्टूबर 2024 में जो है ये लाया गया। इसमें 27 आकांक्षी जिलों का जो चयन है वो किया गया है। चलिए, बड़ी अच्छी योजना आ गई है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, है ना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। चलिए, जवाब दीजिए। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। क्या ये सही है? क्योंकि आपको क्या बताना है, इन कथनों पर विचार करके कौन से सही हैं वो बताना है। इसमें 12 महीने की इंटर्नशिप कराई जाएगी और उम्मीदवारों को 3,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट की लागत जो है 800 करोड़ रुपए होगी और इसे पायलट आधार पर गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना के 7 जिलों में शुरू किया गया है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा सा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, हाँ जी तो ये योजना 3 अक्टूबर, चूंकि अक्टूबर की पढ़ रहे हैं तो ये तो सही होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है बताएं, जवाब दें कि यहाँ पर अगर ट्विस्ट आपसे पूछा जा रहा है तो इसके अंतर्गत ट्विस्ट क्या है। याद रखना, इसमें 3,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा, विच इज इम्पोर्टेंट। तो बी क्या है, गलत है। पहला और तीसरा जो है इसमें बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा जो है इसके अंतर्गत क्या है, बिल्कुल सही हो जाते आपके हैं, ठीक है। चलिए, तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम आई है 2024 की, उसमें हम जो लगभग 1 करोड़ जो युवा होंगे, ठीक है, उनको हम इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगे। 500 कंपनी, इंटर्नशिप मतलब 5 है ना। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कुछ भी कार्य, मतलब इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ समय के लिए कहीं पर काम सीखना, वो क्या होती है आपकी बेसिकली इंटर्नशिप होती है, ठीक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज 3 अक्टूबर को ये आई है 500 कंपनी में, और इसमें मंथली जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 5,000 का होगा। तो आरपीसी कई बार जब क्वेश्चन पूछती है तो इस तरीके की चीजें क्या करती है, वो डालती है। 3 की जगह उसने क्या कर दिया, 5 की जगह क्या कर दिया, 3,000। तो ये आरपीएससी की हमेशा से क्या रहा है, ये फेवरेट रहा है कि वो इस तरीके की चीजें भी क्या करती है, इंक्लूड करती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो जवाब दें, विद्यार्थी जो है वो जवाब नहीं दे रहा है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इससे पहले इस योजना के बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया है। हाल ही में जल ही अमृत कार्यक्रम किस मंत्रालय, देखिए मंत्रालय से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं योजनाओं को लेकर, कि कोई भी योजना जो है वो कौन से मंत्रालय से शुरू हुई है, तो वहां से भी क्वेश्चन जो है वो आपसे काफी पूछे जाते हैं। चलिए, क्लास जो है जवाब दें, जवाब दें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बड़े अच्छे से क्वेश्चन है। कविशा जी आज आप लेट आई हैं शायद, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, जल ही अमृत। जल ही अमृत कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है, याद रखना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसकी पहल ये है। तो ये अक्टूबर का करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी ना, उस दिन हम आएंगे और आपसे पूछेंगे
कि ये बताओ कि हमने जो कराए थे उनमें से कितने क्वेश्चन आए। पर अब जो लोग क्लास नहीं देखे हैं ना, वो बड़े उनको बड़ा मतलब परेशानी आएगी कि भई क्लास देख लेते। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वो पढ़ना पसंद करते हैं जहाँ पर हमें थोड़ी कहानियाँ मिल रही होती हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, एग्ज़ाम के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमारे कानों के ल को सुनने के लिए हमें हमें अच्छा लगने के लिए ज़रूरी होता है। हम वो पढ़ना पसंद कम करते हैं जो एग्ज़ाम में आएगा। ये हमारी आदत है ना, कि हम जो अच्छा लग रहा है ना, भले ही वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, पर हमें अच्छा लगना चाहिए बस, हम तो वही पढ़ेंगे, है ना? तो जो चीज़ें थोड़ी मेहनत से करने वाली होती है, जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती है, थोड़ी तो टिपिकल होंगी, उनमें थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। है ना? तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय तो मेरे अगर सिलेक्शन चाहिए तो वो पढ़ो जो परीक्षा में आएगा, बल्कि वो नहीं जो कहानियाँ सुनकर आपको जिनमें मज़ा आए, है ना? क्योंकि भई सिलेक्शन से काम चलेगा, कहानियों से थोड़ी ना काम चलेगा। चलिए, तो जल ही अमृत योजना को मंजूरी दी गई है और ये जो आपका पीएमएवाई है ना, अमृत योजना यू 2.0 जो है उसके अंतर्गत 10 लाख करोड़ का निवेश इसमें किया जाएगा। तो याद रखना, जल ही अमृत कार्यक्रम जो है, जो आपकी अमृत 2.0 थी ना, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन जो चलाया जा रहा था, पहले शुरू हुआ था अमृत मिशन, जिसमें राजस्थान के भी कुछ प्रमुख जिलों का जो है वो मतलब वर्णन किया गया था, कुछ प्रमुख जिलों को जो है वो शामिल किया गया था, अजमेर जिसमें से था। 2.0 का हिस्सा है और इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि शहरी क्षेत्रों में जो अवशिष्ट जल है, उसकी गुणवत्ता में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। ठीक है? चलो, कुछ मुझे बोल रहे हैं कि मैडम थोड़ा डर सा लग रहा है, पहला अटेम्प्ट है। अरे सर, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में जो है वो फर्स्ट रैंक तक लेकर आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो फर्स्ट रैंक तक लेकर आए हैं। तो देखिए, बस सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जाना है। मंजिल सबकी एक ही है। कोई ऐसे घूम के जाएगा, कोई सीधे-सीधे जाएगा, कोई उसमें छलांग मार-मार के जाएगा और कोई जो है वो बिल्कुल पहले रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा, दूसरे कदम पे फिर रुक जाएगा, तीसरे कदम पे फिर रुक जाएगा। आप ध्यान रखिए कि स्मार्ट स्टडी में आपको उछल-उछल के जो है वो अपनी मंज़िल को प्राप्त करना है। तो भई हाँ, तो हमारा जो सिंपल सा कहने का मतलब है वो ये कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों डरे कि क्या होगा? क्यों डरे कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो खुदा होगा, तो डरना क्यों है? क्रूज़ भारत मिशन के संदर्भ में, क्रूज़ समझते हैं जो पानी पे चलने वाले जो बड़े-बड़े जहाज़ होते हैं, उनको जनरली क्रूज़ कहते हैं, है ना? तो पानी के जो बड़े-बड़े जहाज़ जिनमें विभिन्न प्रकार की सारी सुविधाएँ खाने-पीने की और अच्छे होटल्स वगैरह होते हैं, वो क्रूज़ कहलाते हैं। तो क्रूज़ भारत मिशन लेकर आए हैं, उसके संबंध में ये पूछ रहा है कि कौन-सा विकल्प जो है वो सही नहीं है, यानी कौन-सा विकल्प गलत है। क्रूज़ भारत मिशन को केंद्रीय पत्तन, पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब बोल रहे हैं कि लॉक कर दो मैडम सी को। एक बच्चा बोल रहा है कि मैडम सी को जो है वो लॉक कर दीजिए। ठीक है? दूसरा है, यह मिशन, तो ये सही है। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू होगा। बिल्कुल सही है ये कथन भी। 3 चरणों में जो है वो ये लागू होगा। ठीक है? उसके बाद अनु पूछ रही है कितने महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना है? ये हम लगभग साल भर का कराएँगे, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट 6 मंथ हैं, उनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में करा रहे हैं। और जो रिमेनिंग मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून जन त इन 6-7 महीनों का जो करंट अफेयर है, वो हम क्रिप्स करके इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और जो रेस्ट है ना, आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये जो करंट अफेयर है, इसको हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर के फ्रेम में, कंटेंट में पढ़ेंगे कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो रहेगा नहीं। को जनरली 6 महीने इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, उसके बाद जो रिमेनिंग 6 मंथ हैं जिनमें जैसे कुछ पुरस्कार वगैरह, क्योंकि साल में 1 ही बार मिल रहा है, तो वो कोई पुरस्कार हो गया भई, तो वो हम पढ़ेंगे, है ना? चलिए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, इसे केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, तो ये आपका कथन जो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो क्योंकि उसमें गलत पूछा है, कौन-सा सही नहीं है, तो इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ये सही नहीं है क्योंकि इसे केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया था। इसमें अगले 5 साल में क्रूज़ यात्री यातायात को दुगना करना इसका लक्ष्य, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है?
चलिए, तो क्रूज़ भारत मिशन, क्रूज़ मैंने कहा कि पानी पे चलने वाला बड़ा-सा जहाज़ जिसपे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। चलिए, तो करंट का ही डर लगता है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है करंट में, हम बैठे हैं ना, हम किस लिए सेंटर की सारी स्कीम्स भी हम कराएँगे, चिंता मत करो। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये वित्त पोषित है, इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन था उसमें कथन आपका गलत हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना आ गई है। जनजातियों से एसटी एससीज़ को लेकर यदि कोई योजना चलाई जा रही होती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन-सा है? डी फॉर धरती, ए फॉर आबा, जे फॉर जनजातीय, जी फॉर ग्राम, यू फॉर उत्कर्ष, ए फॉर अभियान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को किया था। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती के दिन इसका जो है हजारीबाग झारखंड में इसका उद्घाटन किया। ये बिल्कुल, बिल्कुल सही है। इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में कमियों को दूर करना और आदिवासी समुदायों को सतत विकास सुनिश्चित करना है। ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है दोनों ही कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो याद रखना, ये जो योजना है वो कहाँ से शुरू की गई है? झारखंड से, हजारीबाग से। और चूंकि जनजातियों के ग्राम उत्कर्ष के लिए तो ये सारी चीजें तो वैसे भी उद्देश्य तो हमें पता ही होते हैं। तो देखो, जनजातीय विकास की नई दिशा में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, है ना? तो जवाब दीजिए फटाफट से, आंसर करिए और जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़ेंगे और उत्तर देंगे। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें 51 जिलों के ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने जिलों को शामिल किया है इसमें? 51 जिलों को, 51 जिलों को याद रखना कि 11,377 जनजातीय गाँवों का समग्र जो है वो विकास इसमें किया जाएगा। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौशल विकास के लिए काम किया जाएगा, उद्यमिता के लिए काम किया जाएगा, स्वरोजगार के लिए भी इसके अंतर्गत काम किया जाएगा। पक्का घर, सड़क इत्यादि इसमें, और इसमें ये भी कथन देखो, दोनों कथन ये जो आपको आगे दिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने जिलों में ये योजना? 51 जिलों में। है ना? और कितने जनजातीय गाँवों में? 11,377। कितने मंत्रालय? 18 मंत्रालय के 25 नागरिक सेवाएँ, 18 मंत्रालय याद रखना, 18 मंत्रालय। इसमें मोबाइल, मेडिकल यूनिट्स, विपणन केंद्र इत्यादि सभी कुछ जो है वो इसमें होंगे। तो गाँव का क्या करना है हमें? विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कथन, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना है। तो ये अभियान 2 अक्टूबर 2024 को और 18 मंत्रालयों के में जो 25 उपाय हैं कुछ इसमें किए जाएँगे। 18 मंत्रालयों के 25 नागरिक सेवाएँ जो हैं वो इसमें दी जाएँगी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन, है ना? नेशनल जो आपका मतलब NMEO ऑयल सीड्स, राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं तिलहन मिशन, ठीक है, के तहत निम्नलिखित में से कौन-सी फसल शामिल नहीं है? बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, मॉडरेट, ईज़ी और टफ। ये मुझे लगता है थोड़े टफ वाले क्वेश्चन में ये आता है। जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। काफ़ी सारे बच्चे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? प्रियंका जी, मुझे कैसे अच्छा चलो, जवाब दीजिए। सही आंसर क्या है इसका? रेपसीड सरसों, सूरजमुखी, मूँगफली। याद रखना, इसका सही आंसर है राई। सही आंसर क्या है? राई। तो इसके अंतर्गत राई को शामिल जो है वो नहीं किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के बस आपको क्वेश्चन पकड़ना आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी हमारे लिए बना रही है, बस फिर तो हमारा काम चल ही जाना है ना। फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। चलिए, तो राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मशीन है। तिलहन उत्पादन को इसमें 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 30-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें उन्नत बीज, उन्नत किस्म के बीज इत्यादि जो हैं वो दिए जाते हैं और वैज्ञानिक पद्धति से जो है वो काम कराने के लिए मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। चलिए, तो इसके अंतर्गत रेपसीड सरसों है, मूँगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तेल है, इसमें राई नहीं है। याद रखना, रेपसीड है, मूँगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिलहन है। तो सूरजमुखी और सोयाबीन तो आपको याद रहेंगे ही, सरसों भी आपको याद रहेगी। अब बचा आपको मूँगफली और तिल। राई नहीं है, मूँगफली और
तिल, ठीक है। इन सब के तेलों के उत्पादन पर हम क्या देंगे, ध्यान देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो जो लोग साइंस एंड टैग जिन्होंने पढ़ लिया, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो इन सब का जवाब देंगे। चलिए आ जाइए, फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, आप जवाब देंगे। बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा पर, बृहस्पति उसका चंद्रमा कौन सा है, यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? रेपसीड, मस्टर्ड, पीनट, सीसेम, बिल्कुल सही है। हाँ जी, किस एजेंसी ने, जो यूरोपा पर मतलब बृहस्पति का जो एक चंद्रमा है उस पर जीवन खोजने के लिए किसने मिशन शुरू किया है? जी बिल्कुल बताइए, नासा ने। क्या है इसका? बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सही आंसर दे दिया आप, नासा। तो आपने अक्टूबर का जब हम सारी चीजें डालते हैं तो कम से कम आप ये पढ़ा कीजिए ना, पढ़ा कीजिए। जीवन की खोज पर निकला है नासा का यूरोपा क्लिपर, 6 साल की इसकी यात्रा होगी और 6 साल में पता करेगा भैया रहने के लिए वहां पर हमारे पास अच्छी जगह है कि नहीं है, वहाँ पर पानी है कि नहीं है, वहाँ पर हवा है कि नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं है, वहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जा सकता है नहीं, हम खाएँगे पिएँगे कैसे रहेंगे। तब सोचो एक समय वैसा होगा कि हम कहेंगे कि बाय बाय हम चंद्रमा है ना, किसके, हम यूरोपा पर रहने के लिए मतलब हम जो है वो बृहस्पति के चंद्रमा पर रहने के लिए जा रहे हैं, टाटा। हाँ कहाँ जा रहे हो साहब? चंद्रमा, बृहस्पति के चंद्रमा की यात्रा पर जा रहे हैं। सोचो कितना अच्छा हो, ये सोच के अच्छा लगता है, ठीक है। तो भारत की अगला क्वेश्चन, भारत की नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन जो है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल हो गई नेवी की, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पनडुब्बी का कूट नाम S4 स्टार है। S4 स्टार पनडुब्बी 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता की उन्नत के फॉर SLBM ले जाने में सक्षम है। बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? उत्तर दें। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो याद रखना इसका आंसर है कि इसमें दोनों जो है सही हैं। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा से चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, मतलब ऐसी पनडुब्बी जिस पर मिसाइल लगी हुई है और मिसाइल से हम क्योंकि देखो या तो नेवी आर्मी और मतलब या तो समुद्र के रास्ते से कोई दुश्मन हमारे यहाँ आ सकता है या फिर जो है वो हवाई जहाज के रास्ते से दुश्मन हमारे यहाँ आएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं पर जवाब नहीं दे रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। तो वहां से आएगा या फिर हवा से आएगा। तो उन सब के लिए हमने एक इस तरीके के क्वेश्चन आपके आर एस प्रिलिम्स में बहुत आते हैं, ठीक है। पनडुब्बी आई है तो इसका कूट नाम है S4 स्टार, तो S4 स्टार से लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो S4 SBBN की खासियत क्या है? दो तीन चीजें जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये है ना, PHW रिएक्टर कंपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, लॉन्च ट्यूब इसमें है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, 8x K फॉर SLBM इसमें, ये देखो ये मिसाइल है, ठीक है। इनसे आप मिसाइलों से हमला करके पानी से, पानी में ही क्या कर सकते हो, व्यक्ति को मार मूर के, मतलब जो भी आपका दुश्मन है, व्यक्ति नहीं मतलब दुश्मन, समुद्र की रक्षा भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको पता है कल हमने पढ़ा था है ना, सागर मंथन, ऑपरेशन सागर मंथन, वो क्या था, वो भी समुद्र से रिलेटेड था। उसमें क्या था कि समुद्र के जरिए जो भी तस्करी इत्यादि होती है उस तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सागर मंथन चलाया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें 533 mm की टारपीडो जो ये ट्यूब है वो लगी हुई है। तो S4 इसका नाम क्या है? S4 स्टार्ट है ना, S4 इसका नाम है। चलो ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपके सामने, ठीक है। पानी में अब परमाणु बम यानी SLBM मिसाइल परमाणु बम। चलिए, भारतीय तटरक्षक बल ने 28 अक्टूबर 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किन दो फास्ट पेट्रोल बेसल को लॉन्च किया है? दो फास्ट पेट्रोल बेसल हैं, कौन सी हैं? बहुत बहुत, हाँ बिल्कुल सागर मंथन, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जवाब दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है उसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर दो
फास्ट पेट्रोल बेसल हैं उनको लॉन्च किया है। कौन सी हैं ये? बिल्कुल अदम्य और अक्षर, निर्भय और तेजस, प्रहार और विजय, विक्रम और अरिहंत। सही आंसर क्या है? अदम्य और अक्षर। याद रखना है, अदम्य और अक्षर। अपने मन से कुछ भी मत बनाइए। तो ये चूंकि ये स्वदेशी है तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी जो है ये क्या है? स्वदेश में मतलब हमारे देश के द्वारा जो है वो निर्मित की गई हैं, दोनों ही स्वदेशी निर्मित हैं। ठीक है, कौन सी है? अदम्य और अक्षर। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय नौसेना के लिए 24 अक्टूबर 2024 को आर-एन-टी शिपयार्ड के द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय पोर्ट परियोजना के तहत लॉन्च किया गया पहले जहाज का नाम क्या है? किसने लॉन्च किया है? वो तो किसने लॉन्च किया था? तटरक्षक बल ने। ये किसने लॉन्च किया है? नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना ने अभी अक्टूबर में जो आपका शिपयार्ड है, कौन सा? एल-एन-टी शिपयार्ड, उसके द्वारा जो निर्मित की गई थी बहुउद्देशीय पोत परियोजना, जिसमें बहुत सारे उद्देश्य के लिए जो है वो पोत राशि चलाई जाएगी। ठीक है, इसके तहत जो लॉन्च किया गया था, पहले जहाज का नाम क्या है? इसमें पहले जहाज का नाम जो है वो क्या है बताएं? प्रहार है, समर्थक है, विक्रांत है, अरिहंत है। जो नाम पसंद हो बता दो, कोई तो होगा। यू जो नाम पसंद है वो बता दो, कोई तो होगा। बताएं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बताएं। समर्थक क्या नाम है उसका? जो नया जहाज अभी बना है, किसने बनाया? नौसेना ने। ठीक है, भारतीय नौसेना ने क्या बनाया है? पहला जहाज बनाया है। किसके द्वारा निर्मित है? एल-एन-टी शिपयार्ड के द्वारा। ठीक है, और ये किस परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है? बहुउद्देशीय पोत परियोजना की तरफ। तीन चीजें देख ली। बहुउद्देशीय पोत परियोजना है जिसके तहत जो भारतीय नौसेना है उसने एक जहाज, पहला जहाज जो है वो बनाया है। क्या नाम है उसका? समर्थक। ठीक है, और ये किस शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया? एल-एन-टी। सिंपल है, तो सही आंसर क्या होगा? समर्थक। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? देखो, समर्थक। ठीक है, तो किसने बनाया है? हमारी नौसेना ने। ठीक है, सही है, क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे, अब तो फोटो दिखा दी, अब तो नहीं भूलोगे। अरिहंत साहब बहुत पहला है, बहुत पहला है। विक्रांत तो बहुत पुराना हो गया सर, कोची शिपयार्ड का था। ठीक है, हाँ, तो शिपयार्ड भी याद रखना है, एल-एन-टी शिपयार्ड इसमें है। चलिए, तो भारतीय नौसेना के लिए एल-एन-टी शिपयार्ड ने एक बहुउद्देशीय पोत परियोजना का पहला जहाज है समर्थक, जो कि लॉन्च किया। और ये जहाज जो है बहुउद्देशीय संचालन क्षमताओं से लैस है और नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कैसी आवश्यकताएं भाई? उनकी बहुत सारी आवश्यकता, जैसे ये पोत देखो, कितनी सारी आवश्यकताओं को क्या करेगा? ये पूरा करेगा। नौसेना की कितनी सारी भाई, उनको जो है बहुत सारी क्या करनी है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत-बहुत समय तक वो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। फास्ट ट्रैक, मतलब जो उनको प्राथमिक उपचार चाहिए होता है, इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएँ जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे फ्रेम में यहाँ पर होंगी। चलो, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए यहाँ पर अभ्यास। इस तरीके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आप बोल रहे मैम इस तरह की क्लास एग्जाम की प्रैक्टिस, अभ्यास है ना ये? अब ये आपको अभ्यास कराया जा रहा है इस क्लास में। ये अभ्यास से आप समझेंगे कि किस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वहां पर भी यही होगा। अरे मैडम बहुत कंफ्यूज, क्योंकि पढ़ के तो बहुत सारा जा रहे हो, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कल संडे है, जितनी भी क्लासेस कराई हैं प्लीज उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। एक बार तो मैं करा ही रही हूँ, रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपको जो एक कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, और अब आप खुद सोचो कि इन क्लासों को लेने के बाद अब जो आपकी करंट अफेयर्स पढ़ने की रणनीति है उसमें आपने थोड़ा-सा सुधार किया होगा। आप जिस भी सोर्स से करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये जब लाइन आप अंडरलाइन करते होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि ये चीज़ें इस तरीके से पूछी जा सकती हैं, इसको मुझे इस तरीके से लर्न करना है, याद करना है ना? कि इसमें से पोर्ट पूछा जा सकता है, योजना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। इसमें से मंत्रालय पूछा जा सकता है, तो मंत्रालय जो मंत्रालय है वो कौन-सा होगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़रूर ये क्लास आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर रही होगी। अब आपको करंट अफेयर्स पढ़ना आ गया होगा कि अखबार में यदि कोई योजना आ गई तो कौन-सी तीनों चीज़ें मुझे उसमें से पिक करनी है ना? जिससे कि मेरा सवाल सही हो सके। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपको उस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रही है जो एग्ज़ाम आपको एसडीएम बनाएगा। ठीक है? चलिए, काज़िंद 2024 किस-किस के मध्य हुआ? भारत और कजाकिस्तान, तो ये तो पता ही चल रहा है काज़िंद। ठीक है? नसीम अल बहर, ये
किस किस के बीच में हुआ है याद रखना है, ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। अल से ओमान याद रख लो, अल से ओमान याद रख लो, ठीक है। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स सी से सिंगापुर याद रख लीजिए कि ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। वज्र प्रहार, ये हमने पहले भी पढ़ा था, वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका का एक संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका का है। तो काजिंद आप याद रख सकते हैं, नसीम अल बहर ऐसे याद रख सकते हैं, भारत और ओमान। सिम्बेक्स आप भारत और सिंगापुर से याद रख सकते हैं, वज्र प्रहार आप भारत और अमेरिका से याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए का होगा 3, बी का होगा 1 और सी का होगा 3 और इसका होगा, ठीक है, सी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इंडिया और ओमान के बीच नसीम अल बहर, ओमान का ऐसा होता है 13 से 18 अक्टूबर 2024 को जो है ये गोवा कोस्ट पर करवाया गया था, गोवा कोस्ट पर ये हुआ था। उसके बाद इंडिया कजाकिस्तान का एक्सरसाइज जो है वो हुई थी, ठीक है। काजिंद जो, जिसको हमने काजिंद नाम दिया, उसके साथ साथ सिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2024, जो किसके बीच में हुई है, भारत और अमेरिका के बीच में जो है वो हुआ है। चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। अब तक हम केवल दो के जो है वो पढ़ रहे थे, है ना, कि भाई ये भारत और कजाकिस्तान, या भारत और जो है वो सिंगापुर, भारत और ओमान, भारत और अमेरिका। अब इसने मालाबार को दे दिया, पहले मालाबार में 2 ही थे, अभी तो बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल हो गई हैं। तो जवाब दें कि मालाबार जो 2024 है वो अभ्यास किन किन देशों के मध्य किया जाता है, ठीक है। भारत, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, फ्रांस, या भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान। जवाब दें, जवाब आने, देखो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अब तो अगर आंसर नहीं आएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो जुड़ा हुआ है हमारे साथ, है ना। जवाब दें, क्या है इसका सही आंसर। तो याद रखना, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखो इंडिया यूएस तो आपको याद रहेगा, क्योंकि मालाबार वैसे, है ना, माला, है ना, माला का बार ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि इंडिया तो है ही इसमें, यूएसए भी पहले से था ही। अब इसमें आपको जापान और ऑस्ट्रेलिया 2 चीजें याद रखनी है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो एटलीस्ट माला की जगह आप क्या कर लो, माला की जगह आप क्या कर लीजिए, है ना, यूएस का ले लीजिए, तो है ना, जाई कर सकते हैं माला की जगह, माला लेकर जाई कहाँ जाई भाई, युद्ध अभ्यास करने, माला लेकर जाई कहाँ पर, युद्ध अभ्यास करने। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। जापान तो माला लेकर जाई युद्ध अभ्यास करने, तभी आप क्या कहेंगे, सफल हो पाएंगे। तो माला लेकर जाइए, है ना, माला लेकर जाऊं युद्ध अभ्यास करने। तो ये मालाबार को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मालाबार जो है वो प्रमुख 4 देशों के बीच में एक अभ्यास है जो कराया जाता है। तो बी इसका सही आंसर है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, और याद करने का कोई बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्वाड कंट्रीज, बहुत बढ़िया। चलिए, एक और क्वेश्चन आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपके सामने आ गया है, भारत जैन। ये सुपर कहना चाहिए कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि देखो कंप्यूटर इत्यादि से आपसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, कंप्यूटर से आपसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया है। भारत जैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जैन दुनिया का पहला सरकारी वित्त पोषित सुपर कंप्यूटर है। ये आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ये भारत दुनिया का पहला सरकारी वित्त पोषित सुपर कंप्यूटर ये है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट का निर्माण करना, और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को सुलभ बनाना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने एक फ्रिज खरीदा, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब उसमें इनबिल्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब अगर आपके यहाँ किसी ने फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया तो आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा। मतलब आपका आपका जो फ्रिज है वो खुद आपको फ़ोन पर मैसेज कर देगा कि भाई तुम मेरा दरवाज़ा खोल गए हो, उसको बंद कर जाओ। तो ये क्या है, दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना।
तो एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे आपने टीवी खुली छोड़ दी तो टीवी खुद आपको क्या कर रही है, इन्फॉर्म कर रही है, मैसेज कर रही है, और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे फ्रिज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनबिल्ट आने लगे हैं, टीवी जो है वो आने लगी हैं, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को सुलभ बनाना ही क्या है, इसका प्रमुख, तो दोनों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी शायद बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि भारत जेन के संदर्भ में भारत जेन सरकारी वित्त पोषित पहला जो है सुपर कंप्यूटर है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग इससे जुड़े और सब लोग जो हैं वो इसके जवाब दें। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इसके जवाब दे सकते हैं। टैली जॉइन करनी है मैम, लिंक सेंड करो। टेलीग्राम जॉइन करनी है। बिल्कुल, हमारी टेक्निकल टीम जो है वो आपको लिंक सेंड कर देंगी, तो आप जॉइन कर लीजिएगा। आपको सारी जो है पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएँगी, ठीक है? तो भारत जेन जो है, इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है? किसका इनिशिएटिव है? लार्ज। तो भारत जेन क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? चलिए आगे बात करें हम इसमें। तो अगला क्वेश्चन, भारत जैन दुनिया का पहला, बिल्कुल सही है। भारतीय भाषा में बिल्कुल दोनों ही इसमें जो है बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपके लिए हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। अब तक तो हमने राष्ट्रीय परिदृश्य में 3 चीज़ें देखी थी, आर्थिक देखा, ठीक है, अभियान योजनाएँ देखी, और उसके बाद हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखा। अब अगला अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आप सब लोग जो हैं वो इसमें पढ़कर आए होंगे, आई होप। चलिए पहला क्वेश्चन, टिंग टिडिंग टिडिंग, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि कोई सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा जो है परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। चलो, तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? बताएं फटाफट, है ना? 21वां जो आपका भारतीय आपका जो ये आसियान भारत सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? रूस में, आपका जो वियंतियाने लाओ पीडीआर में हुआ है। अच्छा, थैंक यू। एक तो स्पेलिंग तुमने ऐसी लिखी है ना कि मेरे को समझ ही नहीं आई। मेरे को समझ ही नहीं आई कि आप क्या बोले। तो चलो, आसियान भारत का शिखर सम्मेलन हुआ है वियतनाम लाओ पीडीआर में। 23वां जो संघाई सहयोग संगठन हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। उसका 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? रूस में, है ना? रूस के कजान में हुआ है। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, है ना? तो ए का है आपको 2, और ए का है 2, और बी का है 1, और सी का है 3। बिल्कुल सही। नहीं, ये है, बी है। ए का है 2, बी का है आपका 3, और सी का है 1। 2 इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। 2, 3, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो आगे हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये आप छोड़ नहीं सकते। आसियान वाला, आसियान भारत का अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है ना? वियंतियाने में हुआ है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप छोड़ नहीं सकते। आसियान जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो लियो पीडीआर 2024 में हुआ है। 21वां 10 अक्टूबर 2024 को हुआ था वियतनाम में। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका जो अगला शिखर सम्मेलन है आपका, ठीक है, वो है आपका संघाई सहयोग संगठन। ये आपका इस्लामाबाद, पाकिस्तान का तो कम से कम याद रख ही लो कि पाकिस्तान वाला सम्मेलन हुआ कहाँ है ना? तो पाकिस्तान में जो हुआ है वो संघाई सम्मेलन हुआ है। उसके बाद ब्रिक्स जो हुआ है, ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? रूस में, रूस के कजान में। याद रखना, रूस के कजान में। अच्छा, अच्छा, ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, यू मतलब, हाँ सॉरी, ब्रिक्स ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है? अच्छा, पहले तो इतनी ही कंट्रीज थी इसमें। एक और क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कितने देश सदस्य हैं? अभी हाल ही में अपनी साइट पर ब्रिक्स ने अपडेट किया है ना? ब्रिक्स पहले ये केवल इसमें ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था। फिर इसमें साउथ अफ्रीका मिला। अभी इसमें, अरे अच्छा, इसका उत्तर भी दिख गया क्या? इसका सही उत्तर है 10, है ना? अभी ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हो गए हैं। देख के तो सही बता दो भाई। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अभी भी, देख के तो आप सही बताइए। चलिए, तो ये जो है आपके सारे सदस्य ब्रिक्स के, तो देखो ब्रिक्स जो है वो बेसिकली शुरू हुआ ब्राजील से, ठीक है? शुरू हुआ ये रशिया से, इंडिया से, चाइना से, साउथ अफ्रीका से, और अभी इसमें 5 अन्य सदस्य और जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हो गए हैं। तो ब्रिक्स शब्द था पहले, जब गोल्ड
मैन सेश ने 2001 में इसका उपयोग किया था। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। उसके बाद 2009 में इसमें ब्रिक की स्थापना की गई थी और 2010 में इसमें अफ्रीका जुड़ गया। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है। 2024 में इसमें कुछ नए सदस्य जुड़े हैं। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं और कौन-कौन से हैं, पूछ सकते हैं। तो मिस्र इसमें नया जुड़ा है, इथियोपिया इसमें नया जुड़ा है, ईरान इसमें नया जुड़ा है, सऊदी अरब इसमें नया जुड़ा है और सऊदी अरब अमीरात जो है वो इसमें नए शामिल हुए हैं जनवरी 2024 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिक्स था। ब्रिक्स का सम्मेलन अभी 24वां जो है वो कहाँ हुआ है? ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है? रशिया में। ठीक है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? 10। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। साउथ अफ्रीका कब? 2010 में। अब 2024 में कितने शामिल हुए हैं? 5 और देश शामिल हुए हैं। कौन-कौन से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब अमीरात, यूएई, ईरान, इथियोपिया। देखो दो तो ई से हैं। ईरान, इथियोपिया, एक आपका मिस्र है। ठीक है, चलो ठीक है, इजिप्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इसको भी आप मिस्र की जगह इजिप्ट से याद कर लेना। ठीक है, मिस्र की जगह इजिप्ट से याद करना। तो 3 तो ई से है। इजिप्ट, ठीक है, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान। 3 तो आपने ऐसे याद कर ली। बाकी का सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो 3 तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और 2 जो हैं आपके सऊदी अरब और संयुक्त अरब सऊदी अरब अमीरात। तो ये 10 इस तरीके से टोटल हैं, याद हो जाएंगे। तो ये 10 कंट्री हमें रटनी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो भारत किस देश के सिलाफुशी द्वीप पर एक आधुनिक वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास में सहायता करेगा? बताओ। बड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये थिलाफूसी द्वीप है कहाँ पर? जहाँ पर ये कह रहा है कि हम कमर्शियल एक पोर्ट जो है वो डेवलप करेंगे, है ना? ठीक है। तो श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या म्यांमार? तो इसका सही आंसर क्या है? मालदीव। सही आंसर क्या है? तो अगर आपसे पूछ ले थिलाफुसी द्वीप जो है वो निम्न में से, क्योंकि ये ज्योग्राफी का है, ये ज्योग्राफी का है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा सही आंसर इसका? मालदीव। कि थिलाफुसी द्वीप कहाँ पर है? मालदीव में। और यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? वाणिज्यिक बंदरगाह जो है वो बनाया जा रहा है। किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? राजस्थान सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो भारत मालदीव को थिलाफुसी द्वीप पर एक आधुनिक वाणिज्यिक बंदरगाह बनाकर देगा, जिससे कि जो माले बंदरगाह है उस पर भीड़-भाड़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है, चीन जो मोतियों की माला बना रहा है ना? पल्स नीति के अंतर्गत उसको हमें कंट्रोल करना है, जिसके लिए हम जो है वो क्या लेकर आए हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम मालदीव में थिलाफुसी जो आपका द्वीप है उस पर हम क्या बनाएँगे? एक वाणिज्यिक बंदरगाह बनाएँगे। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन आपके सामने जवाब देंगे। ब्रिटेन ने 3 अक्टूबर 2024 को किस देश को बहुत, ये आपका सिविल में बहुत, आईएएस में यहाँ से क्वेश्चन लगातार आए हैं। तो संभावना है आपके आरएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बने। आईएएस में इस चौगास द्वीपों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना केवल आपके प्रीलिम्स में आता है, ये हिस्ट्री को भी और ज्योग्राफी को भी कवर करता है और करंट को भी कवर करता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीएससी में खूब पूछे जाते हैं। किस देश को चागोस द्वीपों की संप्रभुता सौंपने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? ब्रिटेन ने कहा है कि हम ब्रिटेन के कब्जे में जो ये चागोस द्वीप था कि इसकी संप्रभुता हम दे देंगे। किसको देंगे ये? सेशेल्स को देंगे, मॉरिशस को, मालदीव को या श्रीलंका को? तो ये देंगे आपके मॉरिशस को। किसको देने वाले हैं? मॉरिशस को। तो आप देखेंगे ब्रिटेन किसको दे रहा है? ये आपके चागोस द्वीप हैं, है ना? इसकी संप्रभुता ब्रिटेन किसको दे रहा है यहाँ पर? मॉरिशस को जो है, इसको मॉरिशस को जो है, जो कि ये है, इसको दे रहा है। याद रखना डियागो जो गार्शियो है, इसकी इसकी जो संप्रभुता है वो ब्रिटेन ने अभी नहीं सौंपी है। ठीक है? तो याद रखना वो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किसकी जो है वो नहीं सौंपी गई है, मतलब किस द्वीप को नहीं सौंपा गया। यहाँ तो हमने देखा चागोस द्वीप सौंप दिए। किसको सौंप दिए भैया? मॉरिशस को सौंप दिए। किसने? ब्रिटेन ने। अच्छा, कौन-सा द्वीप है जो अभी भी ब्रिटेन ने अपने पास रखा है और उसको जो है मॉरिशस को नहीं सौंपा? तो वो कौन-सा है?
है ना, डियागो गार्शिया, ये आपको याद रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले काफ़ी सारे समय में। तो यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत उसने चागोस समूह को की संप्रभुता मॉरिशस को दे दी। ठीक है, अब इस द्वीप समूह का हिस्सा है डियागो गार्शियो। इस पर अभी यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का सैन्य अड्डा रहेगा कम से कम 1990 वर्ष तक। उसकी पूरी संप्रभुता जो है वो नहीं सौंपी है। जो हमने अभी कहा ना कि ये देखो, ये भी किसका है, इसी का हिस्सा है। इसकी संप्रभुता अभी भी किसके पास है, यूके एंड यूएस के पास है। इसकी संप्रभुता नहीं सौंपी है, बल्कि इसकी संप्रभुता जो है पूरी पूरी मॉरिशस को सौंप दी गई। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, याद रखना। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मंडे से कोर्स शुरू है ना, मंडे से किस चीज़ का कोर्स शुरू है, मतलब दशकों पुराने क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने के बाद ये समझौता जो है वो किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन कोप 16 का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर आज की क्लास हम पूरी करेंगे। भारत की पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन फैसिलिटी, है ना, निजी क्षेत्र की है फाइनल असेंबली लाइन फैसिलिटी, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, इसे बदौडरा यानी गुजरात में C-295 सैन्य विमान निर्माण हेतु स्थापित किया जाएगा। प्लस इस कॉम्प्लेक्स का संचालन इंपॉर्टेंट है, रिलायंस डिफेंस और लॉकहीड मार्टिन के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जवाब दें। यहाँ से जो है बहुत सारे बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, तो निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन फैसिलिटी आई है, याद रखना। इसको जो है वो भदौड़ा गुजरात के 395 सैन्य विमान निर्माण के लिए स्थापित किया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का संचालन इसने किया है, ये बिल्कुल गलत है। केवल एक जो है इसमें सही आंसर है, हमें पता है। ठीक है, केवल एक जो है उसमें सही आंसर है, क्योंकि इसका संचालन रिलायंस डिफेंस एंड लॉकहीड मार्टिन के संयुक्त उद्यम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन, मैंने कहा लास्ट में एक क्वेश्चन और मैं लूंगी यहाँ पर। कोप 16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कोप 16 से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि जैव विविधता शिखर सम्मेलन हुआ है उसके संदर्भ में। कोप 16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का हुआ, किसमें, केली कोलंबिया में। प्लस इसके अंतर्गत कोप 16 में राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के साथ पेरिस समझौते को लागू किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोप 16 को लेकर जो है वो क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। कोप 16 को लेकर जो है वो क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, बताएं। हाँ जी, पेरिस समझौते को इसमें हम लागू कर रहे हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, केवल एक जो है वो इसमें सही आंसर है। देखिए सबसे पहली चीज, ये काली किस में हुआ, काली कोलंबिया में ये हुआ है, तो ये बिल्कुल इसमें सही है कि कैली कोलंबिया में जो है ये आयोजित किया गया था। भारत ने कोप 16 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता जो फ्रेमवर्क है उसके साथ संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना जो है वो लॉन्च इसमें की है। बिल्कुल इसमें, अच्छा ठीक है, इसमें दोनों सही हैं, सॉरी, इसमें जो है वो दोनों जो हैं वो इसमें सही हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, इसका मतलब आप जो हैं वो क्या हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पेरिस समझौते को इसको साथ लागू किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर हमने जो है वो काम किया है। तो कोप 16 कहाँ पर हुआ है, जो जैव विविधता को लेकर शिखर सम्मेलन हुआ है वो कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया है। तो आज हमने मुख्यतः, यदि मैं बात करूं, एक फटाफट से क्विक रिवीजन लेंगे हम, जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, है ना, फटाफट से आओ, एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। एक क्विक जो है रिवीजन यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले हमने आर्थिक पढ़ा, उसके बाद हमने योजना पढ़ी, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमने पढ़ा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान के करंट से आते हैं, उसके बाद इंडिया, उसके बाद आर्थिक परिदृश्य से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हमने कराए मुझे नहीं लगता कि उनसे बाहर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मौद्रिक नीति की हमने बात की। मौद्रिक नीति समिति जो बनी है उसमें राम, सौगात और नगेश जी हैं, और ये जो है मतलब 3 जो नए आए हैं वो राम जी की सौगात हमें मिली कि हम एमपीसी के क्या बन पाए, सदस्य बन पाए और इस नाक से बच पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भाई महारत्न का दर्जा जो है हाल में दिया गया है 24वीं महारत्न का, वो किसको मिला है, हाल को। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि जो हमसफर नीति है वो
किसके लिए आई है? जो हाईवेज़ पर बहुत सारी सुविधाएँ जो हैं इसमें दी जाएँगी और सबके लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए इस प्रकार की सुविधा जो है वो होगी। उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसमें राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है। उसके बाद हमने देखा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना जो कार्ड लाया गया है वो 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए लाया गया है। उसके बाद हमने देखी थी एक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और राजस्थान, है ना? एचकेएमटीआर है ना? एचकेएमटीआर हिमाचल प्रदेश, है ना? कर्नाटक, मणिपुर और मतलब एचकेएमटीआर है ना? जूनियर एमटीआर होता है ना, ऐसे एचकेएमटीआर ठीक है? वहाँ पर ये जो है पहल लाई गई है। उसके बाद आगे जो हमने पढ़ा वो ये कि अक्षय ऊर्जा के लिए जो राष्ट्रीय विद्युत योजना आई है वो कब लॉन्च की गई है? 14 अक्टूबर 2024 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें योजना ये थी अक्षय ऊर्जा को लेकर कौन-कौन सी नीतियाँ जो हैं वो काम कर रही हैं, क्या है? उसके बाद हमने देखा था कि जो कितने आकांक्षी जिले हैं जो हैं वो पीएम गति शक्ति जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसमें चयनित किए गए हैं। वो हैं आपके 27 जिले हैं आकांक्षी जिले जिनका चयन हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रधानमंत्री इंटर्नशिप, इसके अंतर्गत 12 महीने की इंटर्नशिप जो है वो कराई जाएगी और 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैसे इसमें दिए जाएँगे, ठीक है? और इसकी जो लागत होगी टोटल 800 करोड़ की लागत इसमें है और ये गुजरात के, महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के और तेलंगाना के, मैंने कहा ये गुजरात के, महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के और तेलंगाना के, है ना? तो वहाँ के 7 जिलों में जो है ये शुरू हुई है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद जल ही अमृत जो आपका मिशन है या योजना है जो चलाई गई है वो किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है। उसके बाद क्रूज़ भारत मिशन आया है। इस क्रूज़ भारत मिशन की बात करूँ तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और इसको कब से कब तक के लिए, है ना, 2024 से 2029 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसे जो है केंद्रीय वित्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जैसे कि हम क्रूज में यात्रियों की संख्या डबल कर सकें। उसके बाद एक और था धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये जो अभियान है ये हजारीबाग के झारखंड से जो है वो शुरू हुआ है। उसके बाद जब हम आए तो हमने देखा राष्ट्रीय खाद्य एवं तिलहन मिशन, इसकी यदि हम बात करते हैं तो हमने देखा कि ये जो मिशन है ये मिशन के अंतर्गत सरसों है, मूँगफली है, सोयाबीन है, ठीक है? इसमें राई जो है वो नहीं है, ठीक है? इसमें राई जो है नहीं है, इसमें तिल है, ठीक है? मैंने कहा इसमें सरसों है, सूरजमुखी है, ठीक है? और सोयाबीन है, मूँगफली है, तिलहन है, इसमें राई नहीं है, याद रखना है, ठीक है? उसके बाद जैसे ही हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की हमने चर्चा शुरू करी तो हमने देखा बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा पर जो अभी मतलब लॉन्च किया जा रहा है, उसकी खोज के लिए जो लॉन्च किया जा रहा है एक सैटेलाइट, है ना? एक मिशन जो क्लिपर मिशन लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नासा के द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान की जो चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, उस पनडुब्बी का नाम है S4। S4 क्या है? S4 भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है S4, याद रखना है। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जो है वो लॉन्च किए गए। क्या नाम था उनका? अदम्य और अक्षर। क्या नाम है? अदम्य और अक्षर, आपको याद रखना है। इसी के साथ वो जैसे तटरक्षक बल के द्वारा क्या किए गए थे, निर्मित तटरक्षक बल के द्वारा जो है गोवा शिपयार्ड से निर्मित थे, वहीं ये जो है ये भारतीय नौसेना के द्वारा L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। क्या नाम है इसका? समर्थक, याद रखना वो तटरक्षक बल होगा अदम्य और समर्थक जो है नौसेना, वो तटरक्षक के गोवा शिपयार्ड, ये नौसेना के L&T शिपयार्ड, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ये है आपका समर्थक। उसके बाद जैसे ही हम आगे आए तो हमने देखा कि कुछ प्रमुख जो हैं वो अभ्यास किए गए हैं, जैसे कि काजिंद कजाकिस्तान और भारत का, नसीम मैंने कहा ऐसे याद रखेंगे, ओमान और भारत, सिंगापुर और भारत, और ब्रस्ट प्रहार भारत और आपका जो है वो हो जाता है अमेरिका। उसके बाद अब अगला हमने देखा था मालाबार 2024। मालाबार के लिए मैंने कहा था कि माला को जो है, इसका मैंने आपको जो ट्रिक की बात करी थी, मैंने कहा था माला जो है उसको जियो, मतलब माला को जेके जाओ, है ना? तो हमने देखा था इसके अंतर्गत जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, तो माला पहन के जाऊं संयुक्त युद्धाभ्यास करने, माला पहन के जाऊं
संयुक्त युद्धाभ्यास करने, तो हमने देखा था जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया 4 हैं जहाँ पर मालाबार जो है वो किया गया है। उसके बाद आगे हमने देखा था भारत जेन। भारत जेन पहला दुनिया का पहला सरकारी वित्त पोषित क्या है? एआई इंटेलिजेंस, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित क्या है आपका सुपर कंप्यूटर है भारत जेन, याद रखना। अगला हमने देखा था आयोजन स्थल, तो हमने देखा था जो आसियान जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वियतनाम में हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? पाकिस्तान में हुआ है, इस्लामाबाद में। उसके बाद आपका 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो हुआ है आपका रूस, कजाकिस्तान में। ब्रिक्स में अब कितनी कंट्रीज हो गई हैं? ब्रिक्स में पहले 5 थी, अभी 10 हो गई हैं। कौन-कौन सी? हमने कहा था 3 तो ई हैं, है ना? इजिप्ट, ईरान, इथोपिया। उसके बाद 2 सऊदी अरब अमीरात 2 हैं, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब 10 कंट्रीज हो गई हैं। कौन-कौन सी? हमने कहा था मिस्र, यदि इजिप्ट से याद रख लो मिस्र को, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात में। फिर कह रही हूँ कि ये जो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हमें याद करनी होती हैं वो उनका ऐसे ही याद किया जाएगा, उसका और कुछ हल निकलता नहीं है। उसके बाद हमने देखा ब्रिटेन ने 3 अक्टूबर को चौगास द्वीपों की संप्रभुता सौंप दी। किसको सौंप दी भैया? मॉरिशस को सौंप दी। लेकिन याद रखना डियो गार्शो की जो डियोन गार्शो है उसकी संप्रभुता अभी भी यूएस और यूके के पास है 99 ईयर्स के लिए। वहाँ पर अभी तक सैन्य जो है वो रहेगा। क्या रहेगा? सैन्य अड्डा उनका रहेगा। तो चौगास जो आपके द्वीप समूह हैं वो तो मॉरिशस को दे दिए गए, लेकिन इसी के साथ जो उसका डियागो गार्शो था वो अभी नहीं आया है। किसके हाथ में? मॉरिशस के हाथ में, याद रखना है। ठीक है। इसी के साथ साथ कोप 16 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये कैली में हुआ है। कैली कहाँ पर है? आपकी कोलंबिया में। ठीक है। और ये इसके साथ साथ हमने इसमें जो है कुछ राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ बनाई हैं, कुछ कार्य योजना बनाई हैं और इन बहुत सारे समझौते जो हैं इसके अंतर्गत हमने किए हैं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक वो याद भी हुई होंगी। फिर भी आपके कोई सवाल हैं, कुछ भी हैं, तो आप देख सकते हैं। कल संडे है, कल संडे को इन सारी क्लासेस को कोशिश करना कि क्विक वे में आप रिवाइज़ कर लो। हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे सारी चीज़ें याद कराएँ और उसके बाद लास्ट में जो है एक बड़ा-सा अच्छा-सा एमसीक्यूज़ का एक मैराथन क्लास लेकर आएँगे जिसमें हम देखेंगे कि आपने हमारी सारी क्लासें कितनी ली हैं, है ना? उनमें सबको सही आंसर देना है। आपने और बहुत सारे फ्रेंड्स को जो है आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो फिर मैं कह रही हूँ कल संडे क्लास देखनी है, विश्राम नहीं करना, क्योंकि योद्धा जो है विश्राम नहीं प्रयास करते हैं। योद्धा जो आप जैसे योद्धा हैं वो विश्राम नहीं प्रयास करते हैं और एक बार नहीं एक बार नहीं बार-बार अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करना है, कम पढ़ो लेकिन बार-बार पढ़ो कि कम से कम वो परीक्षा में आ जाए तो मैं जो हूँ उस परीक्षा में उस प्रश्न का सही जवाब दे पाऊँ। मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।